नेक्स्ट हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डील कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जब भी हम नाम सुने तो हमारे जहन में बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स या ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आ सकती है जिसमें इन्वेस्टर और इन्वेस्टी इन्वॉल्व होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली डिफाइन किया जाता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से आप फेमिलियर होंगे कि दो पार्टीज का जब म्यूचुअल कंसेंट होता है, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, लेकिन अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। That gives rise to financial asset for one entity and financial liability or equity for another entity। अब इसमें किस्सा क्या है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो और दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट हो। लाइक अगर एक इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करता है किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स या लोन नोट्स में, तो अगर कोई एक इन्वेस्टर किसी दूसरी कंपनी के 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे तो इन्वेस्टर के लिए ये 10 लाख रुपए के एसेट बनेंगे और जो इश्यूअर है जिसने ये बॉन्ड्स इश्यू किए हैं उसके लिए यही बॉन्ड्स शो किए जाएंगे एज लायबिलिटी। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अब इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके तहत इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए दिए हैं इन्वेस्टी को। अब इन्वेस्टी उस पर इंटरेस्ट पे करता रहेगा और सर्टेन इयर्स लेटर वो 10 लाख रुपए वापस करेगा। मीनवाइल आज इन्वेस्टर के लिए वो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और इश्यूअर के लिए एक लायबिलिटी है। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गिविंग राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर। इसी तरीके से अगर
इन्वेस्टर दूसरी कंपनी के ऑर्डनरी शेयर्स खरीदता है, तो जो इन्वेस्टर शेयर्स खरीद रहा है वो उन शेयर्स को दिखाएगा अपने पास एज एन एसेट। और जो इश्यूअर है उसके पास उसके शेयर्स इक्विटी से होंगे। हेंस ऐसा अरेंजमेंट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर रहा है और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, उसके बाद ये कहानी हो सकती है एज अ सेलर एंड बायर। अगर सेलर क्रेडिट पे कोई गुड्स सेल करे या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो सेलर के लिए ये एक एसेट बन जाएगा, दैट वुड बी अ ट्रेड रिसीवेबल। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गिविंग राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर द सेलर। और जो बायर है जिसने उधार पे चीज खरीदी है, क्रेडिट पे चीज बाय की है, उसके लिए यही ट्रांजेक्शन बनेगी फिर ट्रेड पेएबल। Since this is also a contract that is giving rise to financial asset for one entity, which is seller, and financial liability for another, that is a buyer, तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी, इस ट्रांजेक्शन को भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी। इसके लिए हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। For the bonds, loan notes, and debentures, etc. एक टर्म इसमें यूज होता है पार वैल्यू। इसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, या लीगल वैल्यू भी कहते हैं। नॉर्मली जब भी कोई कंपनी अप्रूवल लेती है कि वो पब्लिक से फंड्स लेना चाहती है या पब्लिक से इन्वेस्टमेंट्स लेना चाहती है, तो जो रेगुलेटर होता है वो उसके इंस्ट्रूमेंट की एक वैल्यू तय करता है, दैट इज रेफर्ड एज पार वैल्यू, जिसको हम पार, नॉमिनल, फेस या लीगल वैल्यू कहते हैं। इन्वेस्टर को ये बताया जाता है कि इश्यूअर उस पे एक इंटरेस्ट पे करेगा, उस इंटरेस्ट को हम रेफर करते हैं एज कूपन इंटरेस्ट।
that coupon interest is basically simple interest जो कि इश्यूअर इन्वेस्टर को फ्रीक्वेंटली पे करता रहेगा. नाउ दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑन मंथली बेसिस, कैन बी सेमी एनुअली बेसिस, बाय एनुअली बेसिस और एनुअल बेसिस. लेकिन ये इंटरेस्ट वो है जो कि इन्वेस्टर को मिलता रहेगा बाय द इश्यूअर. एक वर्ड हम इसमें यूज करते हैं that is maturity period. Maturity period is basically the duration of the bond. उसके अलावा there is given a redemption value. Redemption value क्या वैल्यू होगी जिस पे वो इंस्ट्रूमेंट को बॉन्ड, लोन नोट या डिबेंचर रिडीम करेगा. अब जो इश्यूअर इन्वेस्टर को रेगुलरली पे करता रहेगा वो तो कूपन इंटरेस्ट है, लेकिन इससे एक मिसमैच क्रिएट हो सकता है. लाइक अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने किसी कंपनी के 3000 8% 1000 रुपीज बॉन्ड्स बाय किए हैं. अब इस के अंदर जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाएगी दैट वुड ऑलवेज बी कूपन. और जो अमाउंट, जो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाएगी दैट वुड ऑलवेज बी द पार वैल्यू. अब इसमें लिखा है कि इन्वेस्टर ने यानी एक्स लिमिटेड ने आज इन्वेस्ट कितना किया है, कि अगर इन्वेस्टर ने ये तमाम तर बॉन्ड्स पार वैल्यू पे ही खरीदे हैं तो आज इन्वेस्टमेंट कितनी होगी. इन्वेस्टर ने बॉन्ड्स खरीदे हैं कितने, 3000.
और हर एक बॉन्ड कितने का खरीदा है? 1000 का। तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 3 मिलियन की। मेच्योरिटी पीरियड अगर 3 years है, और मैं ये बता रहा हूं कि ये 3 साल के बाद रिडीमेबल है, say for instance at a premium. At a premium of 66.2 rupees. तो आज से 3 साल के बाद इन्वेस्टर को पैसे वापस कितने मिलेंगे? अब प्रीमियम का मकसद क्या है कि पार से कितने पैसे ऊपर होके मिलेंगे। इन्वेस्टर ने खरीदे हैं 3000 बॉन्ड्स। पार वैल्यू कितनी थी? 1000। और उसको प्रीमियम कितना मिलेगा? 66.2। पार में हम प्रीमियम कर देंगे प्लस। तो रिडीम किस वैल्यू पे किए जाएंगे? 3000 मल्टीप्लाई बाय 1066.2। 3,198,600। ठीक है। और इस पे एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ये बात याद रहे कि कूपन हमेशा पार वैल्यू पे लगेगा। कूपन इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे लगेगा, और उसकी पार वैल्यू कितनी है? 1000। तो अगर इन्वेस्टर ने पार के हिसाब से इन्वेस्ट किए हैं 3 मिलियन, और कूपन इंटरेस्ट कितना है? 8%। ये 8% हमेशा 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 पार वैल्यू पे ही लगेगा, चाहे इन्वेस्टर ये बॉन्ड्स कितने में ही खरीदे। 3 मिलियन का 8%, हर साल इन्वेस्टर को पैसे कितने मिलेंगे? 2,40,000। अब इसे अकाउंटिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या होगी? आज अगर
इन्वेस्टर अपने पास शो करता है फाइनेंशियल एसेट और उसको उस ही वैल्यू पे रखता है जिन पैसों पे इन्वेस्टर ने इसको खरीदा है। इन्वेस्टर ने पैसे दिए हैं 3 मिलियन, तो पहले ही दिन इन्वेस्टर ने क्या किया, डेबिट कर दिया फाइनेंशियल एसेट और क्रेडिट कर दिया कैश को, बिकॉज इन्वेस्टर ने 30 लाख रुपए दिए और बॉन्ड्स खरीद लिए। तो पहले दिन इन्वेस्टर ने डेबिट किया फाइनेंशियल एसेट बाय 3 मिलियन और क्रेडिट कर दिया कैश और बैंक बाय 3 मिलियन। पहले साल इन्वेस्टर को मिलेगा इंटरेस्ट, और वो उसको दिखा दे प्रॉफिट एंड लॉस में एज इंटरेस्ट इनकम ऑफ 240,000। तो इसकी डबल एंट्री वो क्या करेगा, डेबिट करेगा कैश और बैंक। कितने पैसे उसको मिल रहे हैं, 2,40,000, और क्रेडिट कर दे इंटरेस्ट इनकम बाय द सेम अमाउंट। अगर ये एंट्री रिपीट करता है 3 साल तक, तो उसका फाइनेंशियल एसेट थ्रूआउट मेच्योरिटी 3 मिलियन पे रहेगा और हर साल वो इंटरेस्ट इनकम के साथ कितनी दिखाता जाएगा, 2,40,000। अब सिलसिला ये है कि अगर 3 साल खत्म हो जाते हैं तो 3 साल के आखिर में इन्वेस्टर को पैसे कितने मिलेंगे। हमने देखा कि इसकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो 31,98,600 है। अब जब इन्वेस्टर्स को रिडीम करवाता है तो उसको पैसे मिलेंगे 31,98,600, यानी वो डेबिट करेगा कैश और बैंक, और क्योंकि उसके बॉन्ड्स कैश में कन्वर्ट हो गए तो वो क्रेडिट कर देगा फाइनेंशियल एसेट। अब उसको पैसे मिल रहे हैं 3,198,600, तो डेबिट किया उसने कैश, और उसका फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्डेड कितने पे था, 3 मिलियन पे। अब इस ट्रांजैक्शन में 1,98,600 का डिफरेंस है क्रेडिट पे।
अगर ये मैं तीसरे साल में इनकम दिखा देता हूं, तो दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ मिसमैच। मिसमैच मतलब कि जब आपको पहले से ही पता था कि हमें रिडेम्पशन पे 1,98,600 एक्स्ट्रा मिलने हैं, तो आपने ये इनकम पर्टिकुलरली आखिरी साल को क्यों उठाने दी? हम इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि जब भी बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन डिफरेंट होगी, तो हम ऐसे केस में कूपन के बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे। हम ऐसे बॉन्ड्स का या ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स का कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट, जो कि आपको हमेशा एग्जाम में गिवन होगा। से फॉर इंस्टेंस, अगर हमें पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि इस बॉन्ड का इफेक्टिव इंटरेस्ट 10% है, तो हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिव इंटरेस्ट बेसिस पे करेंगे, ना कि कूपन के बेसिस पे। अच्छा, अब देखेंगे कि पहले दिन इन्वेस्टर ने पैसे दिए कितने हैं। उस हिसाब से वो अपना फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड रखेगा। फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टर ने पहले दिन इन्वेस्ट किए हैं 3 मिलियन, तो हम एसेट दिखाएंगे 3 मिलियन। लेकिन जो इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम दिखाया जाएगा वो कूपन नहीं होगा बल्कि इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन में देखिए कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बताया गया है, 10%। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो कि 3 मिलियन है, 3 मिलियन पे लगाएंगे 10%। 30 लाख का 10% बनेगा 3 लाख, जिसमें से इशूअर इन्वेस्टर को देगा कितना, जो इंटरेस्ट फ्रीक्वेंटली पे किया जाता है उसको हम नाम देते हैं कूपन, और कूपन रिसीव होगा 2,40,000 का। अब के केस में हमारी पहले साल की एंट्री होगी डेबिट कैश 2,40,000, क्रेडिट करेंगे
इंटरेस्ट इनकम बाय इफेक्टिव अमाउंट। इफेक्टिव अमाउंट है 3 लाख, और दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे फाइनेंशियल एसेट में। ये 60,000 बेसिकली कंपाउंड हो गए, और ये हमें रिडेम्पशन के टाइम, तो हमारे फाइनेंशियल एसेट का सीडी बैलेंस कितना हो गया? 30 लाख के पहले से था, और 60,000 इसमें कंपाउंड हो गए। अब हमारा बैलेंस हो गया 3,60,000। दूसरे साल ओपनिंग बैलेंस होगा 3,60,000, और इस पे लगेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट। 3,60,000 का 10% कितना बनेगा? 306,000, जिसमें से इन्वेस्टर को कैश में कितने मिलेंगे? 2,40,000। तो इन्वेस्टर दूसरे साल इंटरेस्ट इनकम दिखाएगा, कैश दिखाएगा 2,40,000, फाइनेंशियल एसेट में क्रेडिट करेगा 306,000, और बाकी जो 66,000 का डिफरेंस है वो फाइनेंशियल एसेट में डेबिट हो जाएगा। और ये अमाउंट बन जाएगा 3,126,000। तीसरा साल हमारा फाइनेंशियल एसेट ऑलरेडी 3,126,000 पे है, और इस पे लगेगा 10% इंटरेस्ट। तीन लाख 12,600, और इसमें से कूपन पे होगा फिर वही 2,40, और हमारा फाइनेंशियल एसेट आ जाएगा 3,198,600 पे, और ये वही अमाउंट है जिसपे ये बॉन्ड रिडीम होना था। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट की वजह से हमारा फाइनेंशियल एसेट 3 सालों में खुद ही उस वैल्यू पे आ गया जितने पे वो रिडीम होना था। अब जब रिडीम होगा तो अब उसकी एंट्री बिल्कुल क्लियर होगी।
दैट इज डेबिट करेंगे हम कैश और बैंक जितना हमें मिलना है, और क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट भी उसी अमाउंट से जितने पे वो पहुंचा हुआ था। इससे हमारा मिसमैच का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? दैट इज बेसिकली कॉम्बो ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, सिंपल एलिमेंट भी आ गया और कंपाउंड एलिमेंट भी आ गया, और इसके हेल्प से जो मिसमैच था वो खत्म हो जाएगा। तो ये वाली एंट्रीज जो हम कैश बेसिस पे कर रहे थे वो गलत हो जाएंगी, और जो इफेक्टिव बेसिस पे कर रहे हैं वो सही हो जाएंगी। और इस टेक्निक को हम नाम क्या देते हैं? दैट इज अमोर्टाइजेशन। क्योंकि इससे पहले आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी देख आए होंगे कि हम अमोर्टाइजेशन किस तरीके से करते हैं। यस सिमरन, अगर हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट गिवन होगा तो जो प्रॉफिट और लॉस में इनकम हम लेके जाएंगे वो कभी भी कूपन के बेसिस, क्योंकि कूपन वो इंटरेस्ट है जो कि आपको कैश में मिल रहा है। इफेक्टिव इंटरेस्ट वो है जो आप इफेक्टिवली कमा रहे हैं। और कूपन वो कहलाता है जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। वो कूपन कैश है, और हम कभी भी कैश के बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करते हैं। हमें जितना कैश मिलेगा हम उस कैश को कभी भी अपनी इनकम नहीं मानते हैं। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट इस मिसमैच को क्लियर कर देगा। कभी भी अगर डिस्काउंट का सीन होता है या प्रीमियम का सीन होता है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट हमेशा अपना रोल प्ले करेगा। अब इसमें इनिशियली बात करता है एक स्टैंडर्ड IS 32, जिसमें प्रॉब्लम हम ये देख रहे होते हैं कि किसी भी पैसों को अगर रेस किया जाता है तो उस सोर्स को हम अपने स्टेटमेंट्स में शो क्या करेंगे? उबैद, स्टैंडर्ड का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, और उसका नाम नंबर मैं अभी कोट करता हूँ। दो स्टैंडर्ड्स है, इसलिए मैं अलग अलग करके कोट करूंगा।
एक स्टैंडर्ड है IAS 32। ये बेसिकली बताता है द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जबकि एक मेन मसला ये सुलझाता है, दैट इज इक्विटी और लायबिलिटी। लाइक अगर कंपनी इन्वेस्टर से पैसा ले इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और लोन नोट्स, तो इस सोर्स से हासिल होने वाले पैसों को इश्यूअर क्या क्लासिफाई करेगा? इसी तरीके से एक सोर्स इन्वेस्टर सॉरी इश्यूअर नॉर्मली यूज करता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा सोर्स इन्वेस्टर यूज करता है ऑर्डनरी शेयर्स। तो हम डेबिट तो कैश और बैंक करेंगे क्योंकि जितने हमें पैसे मिलेंगे, ये बात तो क्लियर है। लेकिन क्रेडिट में इसको हम इक्विटी दिखाएं या लायबिलिटी दिखाएं, सवाल ये है। इस मसले को आसान तरीके से हल किया था IAS 32 ने। कि अगर कोई भी फंड लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट करे, तो वो लायबिलिटी है, अगर नहीं करे तो इक्विटी है। लायबिलिटी की डेफिनेशन में मेन थीम आता है आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जिसमें सवाल उठता है कि क्या प्रिंसिपल जो इश्यूअर ने लिया है वो रीपेएबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड्स, लोन नोट्स या डिबेंचर्स होते हैं या बैंक लोन होता है, वो हमेशा रिडीमेबल होता है। और अगर वो सोर्स इरिडीमेबल है,
तो किसका बड़ा आसान सा हो गया कि अगर बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स हैं, तो वो लायबिलिटी बनेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स में दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे आते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कि रिडीमेबल है, यानी इश्यूअर ने पैसे वापस कर रहे हैं, तो वो डेट हो जाएंगे, लायबिलिटी। और अगर इरिडीमेबल है, यानी इन्वेस्टर ने प्रिंसिपल वापस नहीं करना इस सॉरी, तो दैट वुड बी एन इक्विटी। ऑर्डनरी शेयर्स तो हमेशा ही इरिडीमेबल रहेंगे, लिहाजा वो हमेशा इक्विटी में फॉल करेंगे। और डिबेंचर्स एंड लोन नोट्स वगैरह हमेशा रिडीमेबल होते हैं। तो इनको हम हमेशा डेट या फिर लायबिलिटी ही कहेंगे। और प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीमेबल होगा तो डेट, और इरिडीमेबल होगा तो इक्विटी। किसी ईश्वर ने एक नया मसला डाल दिया। उसने क्या किया, मार्केट में चला दिया एक नया इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम रखा कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट का मकसद क्या है, ये बॉन्ड्स इन्वेस्टर को इश्यू किए जाते हैं, जो कि पार वैल्यू होती है। तो इश्यूअर को आज पैसे मिले जो कि इसकी पार वैल्यू है। इश्यूअर इसमें इन्वेस्टर को कूपन इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन मेच्योरिटी पे गेम डिफरेंट होगा। मेच्योरिटी डेट के लिए इन्वेस्टर के पास ऑप्शन रहेगा।
क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है इसके पास मेनली। पहला कि वो अपने बॉन्ड्स को कैश आउट करवा सकता है, या ऑल्टरनेटिवली इन्वेस्टर उसको इश्यूअर के ऑर्डरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। अब इसमें सवाल उठा कि इश्यूअर के लिए ये लायबिलिटी है या इक्विटी है। जवाब तो वैसे सिंपल था कि अगर पैसे वापस देंगे तो लायबिलिटी, अगर शेयर्स देंगे तो इक्विटी। लेकिन मसला यह है कि आज एट द डेट ऑफ इश्यू हमें ये क्लियर नहीं है कि इन्वेस्टर मेच्योरिटी के दिन पे शेयर्स चूज करेगा या इक्विटी चूज करेगा, क्योंकि ये जवाब इन्वेस्टर ने आज नहीं देना है। तो इन्वेस्टर के लिए मेच्योरिटी डेट तक बताएगा कि उसको कैश चाहिए या शेयर्स चाहिए। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए परेशानी खड़ी हो गई। तो IAS 32 ने इसको कहा कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज नेम्ड एज कंपाउंड और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड और हाइब्रिड मतलब इसके अंदर टू इन वन है। डेट एंड इक्विटी। रूल याद रहेगा, रूल ये है कि जो कन्वर्टेबल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा
वो मार्केट से हमेशा कम होगा। तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि कन्वर्टेबल नहीं है, जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, उस पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। और अगर कन्वर्टेबल है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो उसको शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकता है, तो उस पे इंटरेस्ट हमेशा कम मिलेगा। अब इसको स्प्लिट कैसे किया जाएगा? एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 8,000 6% ₹100 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं ऑन 1st July 2019 एट पार वैल्यू। ये बॉन्ड्स रिडीमेबल है पार पे ही। ऑन 30th June 2023 अच्छा, अब सिलसिला क्या बना कि हमने ₹8,100 6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स या बॉन्ड्स इशू किए हैं। एज टोल्ड अर्लियर कि जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी हुई होगी, वो कूपन कहलाएगा। और जो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी होगी, वो पार वैल्यू होती है। अब इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, जो कि मैंने रूल बताया
कि कन्वर्टेबल पे हासिल होने वाला इंटरेस्ट हमेशा कम होगा। Similar bonds in market हो गया। अब ये बताया गया है कि ऐसे ही मिलते जुलते बॉन्ड्स, सिमिलर बॉन्ड्स, लेकिन उनमें कन्वर्जन का राइट नहीं होता, यानी वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वो 9% इंटरेस्ट पे करते हैं और आपके बॉन्ड्स कितना पे कर रहे हैं? 6%। एज टोल्ड अर्लियर, रूल क्या है कि कन्वर्टेबल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा कम होगा। अब इसको डेट और इक्विटी में कैसे तोड़ेंगे? IAS 32 के मुताबिक जितनी भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट, वो कहलाएगा डेट कंपोनेंट। यानी उतनी कंपनी अपने पास लायबिलिटी दिखाएगी। और इक्विटी कंपोनेंट would be the difference between proceeds and date। लाइक इस केस में देखें, कि हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या हैं। मेच्योरिटी पीरियड कितना है अगर हम काउंट करें? इशू किए गए 1 जुलाई 2019 को और रिडीम किए जाएंगे 30 जून 2023 को। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल के बाद ये कैश में कन्वर्ट होंगे। मीनवाइल ये पहले से लेकर चौथे साल तक इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? तो हम देखें, अगर हमने पैसे कितने लिए हैं, पार वैल्यू कितनी है? हमने इश्यू किए हैं 8,000
bonds at 100 rupees each. कितने पैसे हो गए? अगर 8,000 बॉन्ड्स है और 100 रुपए का एक है, 8 लाख रुपए। तो क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि 800,000 रुपीज जो आज कंपनी को मिले हैं, इसको हम अपनी इक्विटी शो करेंगे। इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कूपन इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन इज 6%। तो पार वैल्यू है 8 लाख। हमें मिलेगा 8 लाख का 6%। 48,000 करेक्ट। अब ईश्वर बन के सोचते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर को पहले से लेकर चौथे साल तक हर साल पे करेंगे 48,000, और हमारी गारंटीड रिडेम्पशन कितनी है? वो हमने पार वैल्यू ही दी है। यानी अब दो पॉसिबिलिटीज है कि अगर हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्वेस्टर पैसे लेने की बजाय शेयर्स ले लेगा। लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यू इतनी बेहतर नहीं हो पाती तो भी बुरे से बुरा कैसे गए, उसको 8 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, उसके 8 लाख ही नहीं जाने वाले। तो हमारी तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है कि हम इन्वेस्टर को 48,000 रुपए हर साल देंगे ही देंगे, वो तो है। और रिडेम्पशन के टाइम पे हम उसको 8 लाख रुपए भी देंगे। ये हो गए हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करेंगे मार्केट रेट पे। मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है? तो अगर इन्वेस्टर हमारे पास ना फंसता तो मार्केट में उसको 9% इंटरेस्ट तो मिल रहा था। अगर 48,000 हर साल का इंटरेस्ट है तो हम कैलकुलेट करेंगे 9% का एन्युटी फैक्टर। कैलकुलेट करें कि 9% 4 साल का एन्युटी फैक्टर कितना होगा।
ठीक है, 3.2397। और हम कैलकुलेट करेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू है 1,55,506। दूसरा, इन्वेस्टर को मिल सकते हैं 8 लाख रुपए, 9%, 8 साल का डिस्काउंट फैक्टर कितना बनेगा? 4 साल, सॉरी, 9%, 4 साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.7084। ये आगे 8 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 566,740। इन दोनों को करेंगे हम प्रेजेंट टोटल। जितना भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होगा, उसको हम रिपोर्ट करेंगे एज डेट कंपोनेंट। कितना बन रहा है टोटल? 7,22,246, करेक्ट। ये है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। जबकि हमें पैसे कितने मिले हैं? आज हमने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं 8 लाख। कोई कह सकता है कि जब डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ही 7,22,246 थी, तो क्या बेवकूफ था इन्वेस्टर जिसने 8 लाख रुपए झोंक दिए? अगर आप एनपीवी कैलकुलेट करें तो एनपीवी नेगेटिव है। कितना डिफरेंस है? 77,754। तो हम इसको क्लियरली बोल सकते थे कि भाई एनपीवी तो नेगेटिव है, तुम्हें इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो आपको बोल रहा है कि बेटा आप अकाउंटेंट हो, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की कोशिश ना करो।
आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ ये बताएं कि इसका इक्विटी कितना होगा, डेट कितना होगा। हम कहेंगे ठीक है यार, आप बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि आपने मुझसे ये तो नहीं पूछा। अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर बैठा और 77,754 का नुकसान भी है। या तो बेवकूफ है इन्वेस्टर, या तो लालच है कोई। हम देख सकते हैं कि इसने ये सोचा है कि आप 4 साल के बाद 8 लाख रुपए देख रहे हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको शेयर्स में कन्वर्ट करवाऊंगा। तो ये इसने बेवकूफी में नुकसान नहीं किया अपना, ये लालच में आके नुकसान किया है। तो जितने पैसे उसने लालच में आके ज्यादा दिए हैं, उसको हम कहते हैं इक्विटी कंपोनेंट। अब कंपनी को टोटल पैसे कितने मिले? 8 लाख। तो आज कंपनी क्या करेगी? डेबिट करेंगे कैश और बैंक बाय 8 लाख। क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी 722 246 है। और बाकी डिफरेंस जो था, उसको हम क्रेडिट करेंगे इक्विटी रिजर्व में 77,000 754। ये हम कब करेंगे? ये हम करेंगे इनिशियली। अब सब्सिक्वेंटली क्या होगा उसके बाद? सब्सिक्वेंटली जो डेट एलिमेंट है, उसको अमोटाइज किया जाएगा। और जो इक्विटी का एलिमेंट है, उसको सब्सिक्वेंटली ऑर्डर नहीं किया जाएगा। अब डेट को कैसे रखेंगे? ब्रॉट डाउन बैलेंस, इफेक्टिव इंटरेस्ट, कूपन एंड सीडी बैलेंस। पहला साल लाइबिलिटी हमने कितनी रिकॉर्ड की है? 7,22,246। और मार्केट में इंटरेस्ट कितना चल रहा है? मार्केट इंटरेस्ट है 9%। आप इस पे लगाएंगे 9%। 722
246 का 9% कितना बनेगा? 65,002 रुपीज। ये हम चार्ज करेंगे एज एन एक्सपेंस पहले साल। और इन्वेस्टर को पे कितना करेंगे? कूपन हम कितना देते हैं इसमें? 48,000। क्रेडिट करेंगे कैश। $48,000। और अब दोनों में डिफरेंस कितना बचा? $17,002। ये हम लायबिलिटी में कर देंगे क्रेडिट। अब देखिए हमारी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी। 722,246 प्लस 65,002 माइनस 48,000। अब लायबिलिटी आ जाएगी 739,000 048 पे। 248 है, सॉरी 248। और इक्विटी को हम कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरा साल लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 739,248। इस पे लगाएंगे 9% इंटरेस्ट। इसका 9% कितना बन रहा है? 66,532। तो हम डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 66,532 से। क्रेडिट करेंगे कैश जितना हमारा वादा था 48,000 का। डिफरेंस कितना है? 18,532। और लाइबिलिटी का सीडी बैलेंस कितना आ जाएगा? 757780। तीसरा साल इस पे लगाए 9% इंटरेस्ट।
68,200। तो तीसरे साल हम प्रॉफिट लॉस में फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करेंगे 68,200। इसमें से पे करेंगे 48,000, बाकी डिफरेंस है 20,200। ये हमारी लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? 7,77,980। इस पे लगाएंगे 9% इंटरेस्ट। $70,018। तो हम इसको डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट में। $70,018 पे करेंगे वही 48,000। डिफरेंस है करीबन 22,018 का। और हमारी लायबिलिटी का सीडी बैलेंस कितना आ जाएगा? 7,99,998, यानी राउंडेड अप पूरे 8 लाख। और ये वही क्लोजिंग बैलेंस है जितने पे रिडेम्पशन होनी है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1 के इन्वेस्टर हमसे पैसे लेने आ जाता है, वो कहता है बस मुझे पैसे दो। तो हमने इनको वादा क्या किया था कि हम आपको पैसे कितने देंगे? <clears throat> 8 लाख। अगर वो पैसे लेने आ जाता है तो हम डेबिट कर देंगे अपनी लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी कितने पे आ चुकी है? 8 लाख पे आ चुकी है। और हम क्रेडिट कर देंगे जो पैसे हम उसको देंगे, 8 लाख। लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। और जो इक्विटी में हमने रिजर्व छोड़ा था, उसको या तो हम इक्विटी में छोड़ सकते हैं
या फिर हम चाहें तो उसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसके एग्जाम में जीत हमारी हुई, क्योंकि इन्वेस्टर ने जिस लालच में आके हमारे ये बॉन्ड्स खरीदे थे कि मैं शेयर्स में कन्वर्ट करवाऊंगा, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवाना फिजिबल नहीं पड़ा। दूसरी पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो शेयर्स में कन्वर्ट करवाए। तो लेट्स से अगर जब शेयर की वैल्यू 14 रुपीज चल रही थी, इन्वेस्टर ने कहा कि मुझे आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दें। पहले देखते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने वादा क्या किया था? हमारा अंजाम ये था कि 8 ऑर्डनरी शेयर्स देंगे पर बॉन्ड। बॉन्ड्स कितने हैं? 8000। और हर बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्टेबल है? 8 ऑर्डनरी शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे? जब वो हमसे शेयर्स ले जाएगा तो भी हम पैसे तो नहीं देंगे ना अब उसको। हमारी लायबिलिटी तो फिर भी खत्म हो जाएगी। हम डेबिट कर देंगे 6% बॉन्ड्स, और हमारी लायबिलिटी 8 की 8 लाख खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो हमसे शेयर्स ले रहा है, तो पहले दिन जो हमने इक्विटी रिजर्व बनाया था, हम उस इक्विटी रिजर्व को भी खत्म कर देंगे। इक्विटी रिजर्व हमने बनाया था 77,754 से। क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल और क्रेडिट कर देंगे शेयर प्रीमियम।
शेयर्स हम इशू कितने कर रहे हैं? 64,000। और हर शेयर की पार वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में बताया हुआ है इट्स 10 रुपीज ऑर्डनरी शेयर। और शेयर कैपिटल हम हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रखते हैं, तो ये बनेगा 64,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज। $6,40,000 क्रेडिट हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखेंगे, बाकी कितना रह जाता है। So it was 8 lakh plus 77,754 minus 64,000 का शेयर कैपिटल, बाकी जो डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस है 237 1754 का, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये हमने भेज दिया शेयर प्रीमियम में। याद रखें कि उस दिन शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो उस दिन 14 रुपीज की शेयर प्राइस थी, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लो प्लीज। ठीक हो गया देन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अभी अटेंडेंस की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।